गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमके साहू क्लास में स्वागत है दोस्तों। ये एनसीईआरटी सार संग्रह का नवा लेक्चर है, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर जो है मौर्योत्तर काल यानी मौर्य इससे पहले का जो लेक्चर था वो मौर्य काल था, और मौर्य काल के बाद का जो काल है उसे मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। और यहाँ से इस चैप्टर से दोस्तों आपको लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने सोचा कि ये आप लोगों का चूंकि चैप्टर बाई चैप्टर लेक्चर बाई लेक्चर चल रहा है, तो एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश बर्णवाल का चल रहा है, इसमें आपका कुछ छूटे ना। तो प्राचीन भारत के इतिहास में ये चैप्टर है मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल से संबंधित जो हम लोगों के वन लाइनर हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको देखेंगे। और ये विभिन्न एग्जाम, चाहे आपका यूपीपी हो, आरओआरओ हो, या यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, या एसएससी हो, या अदर कोई भी स्टेट का चाहे वनडे एग्जाम हो, ये सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यह चैनल पे दोस्तों पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ यदि कोई क्वेरी है या कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों जो पहला पॉइंट है हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट पूछे गए हैं। कह रहा है कि सिमुक किस वंश का संस्थापक था। देखो, सिमुक ने एक वंश की स्थापना की, और उस वंश की स्थापना यानी किस वंश की स्थापना की उसको पूछ रहा है। तो सिमुक ने दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना की है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, थोड़ा फास्ट देखते हैं कि इससे आगे हम लोगों के जल्दी कवर हो जाए। अगला पॉइंट कह रहा है कि आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी जो सूची है वो किस पुराण में मिलती है। तो आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे जो लंबी सूची है वो दोस्तों मत्स्य पुराण में मिलती है। कई बार मत्स्य पुराण पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सातवाहनों की जो राजधानी है ये कहाँ स्थित है, यानी स्थित थी, तो ये अमरावती में स्थित थी सातवाहनों की राजधानी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। फैक्ट जितने भी हैं पूछे गए हैं, और चूंकि ये एनसीईआरटी है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो सातवाहन काल का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो दोस्तों गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था, यानी सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश में। आगे हम लोग देखते हैं, जो कि कह रहा है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि भी धारण की। किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। और वेणकटक नामक एक नगर की स्थापना भी की। तो सवाल पूछा जा सकता है कि वेणकटक नामक नगर की स्थापना किसने की? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। या वेणकटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की? तो वो भी गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। इसे वेदों का यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक उपाधि और दी गई है, और वो उपाधि है वेदों का आश्रय। वेदों का आश्रय किसे कहा गया है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को ये उपाधि मिली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कुषाण शासक, जो कुषाण काल का शासक था कनिष्ठ का राज्याभिषेक कब किया गया? कनिष्ठ का राज्याभिषेक जो है वो 78 ईस्वी में किया गया। दोस्तों कनिष्ठ के बारे में कई बार क्वेश्चन बने हैं। और ये शक संवत प्रारंभ किया था, ये भी ध्यान रखिएगा कि शक संवत को प्रारंभ किसने किया? तो कनिष्ठ ने किया। और एक बार ये पूछा गया है कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो ये 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। और अगला भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है कि कुषाण जो शासक थे कनिष्ठ का राज्याभिषेक कब हुआ? तो कनिष्ठ का जो राज्याभिषेक भी हुआ है वो भी दोस्तों 78 ईस्वी में हुआ, और शक संवत भी प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में जो सर्वाधिक संख्या में तांबे के जो सिक्के को जारी किया था, सिक्के को किसने जारी किया? ये भी कुषाणों ने ही सबसे पहले सबसे ज्यादा संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए।
किसने जारी किए? कुषाणों ने जो है जारी किए। और कहाँ कहाँ? उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में। तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जारी करने वाले जो वंश थे वो कुषाण वंशों ने किया। आगे हम लोग देखते हैं कि विक्रम एवं शक संबंध। विक्रम एवं शक संबंध में कितने वर्षों का दोस्तों अंतर है? तो विक्रम और शक संबंध में 135 वर्ष का अंतर है। यदि विक्रमी संबंध दिया और शक संबंध दिया हुआ है तो दोनों में 135 वर्ष का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मौर्यों के बाद अगर देखा जाए, यानी मौर्य के बाद देखा जाए कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली जो राज्य था वो कौन था? तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो राज्य था वो सातवाहन का था मौर्य के बाद। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रभावशाली तो मौर्यों का था, लेकिन मौर्य जब बीत गए तो मौर्यों के बाद ये दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो सातवाहनों का था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शुंग वंश। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद यानी शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश ने जो है भारत पर राज किया। तो शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश। अगला है हम लोग देखते हैं कनिष्क किस चीनी जनरल ने पराजित किया? यानी कनिष्क एक बार पराजित हुआ और किस चीनी जनरल के द्वारा पराजित किया गया? तो वो है दोस्तों पांचाओ। पांचाओ एक चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को पराजित किया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किस वंश के साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो भारत के बाहर तक फैली हुई थी कुषाण वंश की जो है सीमाएं, ये भारत के बाहर तक फैली हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि दिया हुआ है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत दोस्तों ये प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व से, और शक संवत 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि कलिंग नरेश जो खारवेल था, कलिंग का एक राजा था जिसका नाम था खारवेल, यानी नरेश खारवेल के नाम से प्रसिद्ध था। और ये किस वंश से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जो खारवेल था ये चेदी वंश से संबंधित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये कलिंग का राजा था खारवेल और ये चेदी वंश से संबंधित था। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम जो ईरानी शासक था, तो पहला ईरानी शासक वो दोस्तों था डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अफगानिस्तान में स्थित बामियान, ये स्थान दोस्तों बामियान जो स्थित है ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है वहां, इसलिए प्रसिद्ध है बामियान। बामियान जो है बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है और बामियान दोस्तों अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किसके सिक्के पर मातृ देवी उमा यानी मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? तो ये दोस्तों कुषाण शासकों के सिक्कों में मातृ देवी उमा का मतलब पार्वती, तो मातृ देवी उमा का जो है नाम मिलता है ये किसके सिक्कों पर? तो ये कुषाण शासकों के सिक्कों पर मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा कि चतुर्भुजी जो विष्णु हैं कि सिक्के किसने चलाए? तो ये चलाया था होविस्क ने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए। ऐसे जो विष्णु भगवान का चतुर्भुजी विष्णु के आकार का सिक्के चलाया था होविस्क ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध का जो अंकन है, बुद्ध का अंकन दोस्तों किसके सिक्कों पर हुआ? तो बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि जो बुद्ध का अंकन है, बुद्ध यानी किसके सिक्कों पर बुद्ध की आकृति अंकित की गई? तो कनिष्क के सिक्कों पर। अगला पॉइंट कह रहा है कि योद्धे सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो योद्धे जो सिक्के हैं उस पे दोस्तों कार्तिकेय देवता का चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय और यूनानी जो कि ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। गंधार शैली का जो निर्माण हुआ वह भारतीय कला शैली और यूनानी कला शैली का दोस्तों मिश्रित रूप है, और दोनों को मिश्रित रूप मिक्स करके गंधार शैली कला का निर्माण किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, यानी प्राचीन भारत में देखा जाए सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो ये जारी किए कुषाणों ने जारी किए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो कुषाण शासक थे। अगला पॉइंट करा कि कनिष्क का जो राजवैद है वो कौन था? तो वो दोस्तों चरक था। चरक कनिष्क का राजवैद था। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, ध्यान रखिएगा।
तो कनिष्क का जो राजवैद्य था वो चरक था। अगला पॉइंट कह रहा है कि कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था। संप्रदाय पूछ रहा है कनिष्क का, तो कनिष्क जो दोस्तों ये महायान जो कि बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत शाखा है। जैसे एक हीनयान और महायान दो शाखाओं में आगे चलकर बौद्ध धर्म बढ़ गया था, तो उसमें जो महायान शाखा थी, तो बौद्ध संप्रदाय की जो महायान शाखा थी, उस महायान शाखा का कनिष्क जो है संबंधित था। यानी जो है कनिष्क महायान शाखा का जो है उपासक था, ये कह लीजिए। तो कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है, तो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किस राजवंश ने हत्या किया है और हत्या करके सत्ता को हथियाई, और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ। तो वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा राजवंश था, तो वो दोस्तों था शुंग वंश। शुंग वंश में ये परंपरा थी कि शुंग राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई, और इसके बाद जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ। यानी अगला जो शासक हुआ, उन्होंने इनकी हत्या करके और फिर इनके जो है सत्ता को हथियाया। तो ये था शुंग वंश। आगे कह रहा है कि भारत के यूनानी जो शासक हैं, भारत के यूनानी शासकों में किसकी स्मृति जो है वो भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सबसे अधिक सुरक्षित है। तो ये दोस्तों मिनांडर की स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सबसे अधिक सुरक्षित है। ये मिनांडर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एंड तक जरूर देखिए, चूंकि ये जो भी मटेरियल है, ये दोस्तों साक्ष्य आपके जो भी मटेरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एथेंटिक बुक का है, जो कि ज्यादातर लोगों के द्वारा इसको फॉलो किया जा रहा है। इसमें गलतियां बहुत कम है, तो इसलिए बाकी और जो बुकें मार्केट में है उसमें आपको फॉल्ट ज्यादा मिलता है। इसलिए दोस्तों कोशिश ये की जा रही है कि गलतियां ना हो, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, सुधार किया जाएगा, सुधार की अगर आवश्यकता है तो। आगे देखिए मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी को हम लोग देखते हैं कि मौर्यों के जो मौर्य का साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर कालीन का जो साम्राज्य आया, उसमें विदेशी आक्रमण बहुत से विदेशी आक्रमणकारी आए, तो विदेशी आक्रमण भी हुए। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि विदेशी आक्रांता और भारत पर कब आगमन हुए, मूल इनका निवास क्षेत्र का था, और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे, और राजधानी या विशेष तथ्य क्या है। तो इसमें देखते हैं हिंद यवन जो शासक थे, ये दोस्तों 190 ईसा पूर्व में भारत में आए, और ये इनका जो मूल निवास था वो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ के थे। सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक हुआ अगर हिंद यवन में देखा जाए तो वो दोस्तों मिनांडर हुआ, जिसे मिलिंद शाकल के नाम से भी जानते हैं, और इनकी वर्तमान जो यानी उस समय की जो राजधानी थी वो सियालकोट थी। अगला हम लोग देखते हैं शक या सीथियन जो विदेशी आक्रांता हुए, ये 90 ईसा पूर्व में हुआ, और इनका जो मूल निवास था वो दोस्तों सीरिया और ईरान के थे। सबसे अधिक जो प्रसिद्ध शासक इसमें शक या सीथियन में हुए तो ये नेपाल हुआ, जो कि पश्चिम भारत का था, और इनका जो राजधानी या विशेष क्षेत्र देखते हैं तो महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। अगला है पार्थियाई या पहलो जो विदेशी आक्रांता हुआ, ये पहली सदी ईस्वी पूर्व के अंत में हुआ, और ये दोस्तों इनका जो मूल निवास है वो पार्थिया ईरान के थे, और सबसे अधिक जो प्रसिद्ध शासक इसमें हुआ वो गोडो फर्नीज हुआ, और ये जो है बेलग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। ये दोस्तों इनके स्रोत हैं या तथ्य कह लीजिए। कुषाण या यूची ये 15 ईस्वी में आए, और ये चीनी जो है तुर्कमेनिस्तान से आए, इनका मूल निवास क्षेत्र था। और अगर ये देखा जाए कि कुषाण या यूची में जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ वो दोस्तों कनिष्क हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये उज्जैनी वर्तमान उज्जैन में पड़ता है, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर में पड़ता है। इन लोगों ने यहाँ राजधानियां बनाई। आगे देख लेते हैं कि आक्रमणकारियों का जो क्रम है वो कभी कभी दोस्तों मैचिंग में पूछ लेता है क्रम लगाने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हिंद यवन शासक आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, और फिर कुषाण आए। ये तो क्रम लगाने को जरूर पूछता है, कई बार पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखिएगा हिंद यवन शक पहलव कुषाण, हिंद यवन शक पहलव कुषाण, अर्थात सबसे पहले हिंद यवन शासक आए, फिर शक आए, फिर पहलव आया, और फिर कुषाण आया। फिर आगे देखिए सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वह दोस्तों कुषाण को जाता है। कुषाण शासक जो है बिम
कट फिशेस, बिम कट फिशेस को दिया जाता है। यदि ऐसा पूछता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो अगर वंश पूछता है तो कुषाण वंश ने, और यदि किसी विशेष शासक का नाम पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के जारी करने वाला जो शासक था वो बिम कट फिशेस था। बिम कट फिशेस ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। आगे हम लोग थोड़ा पॉइंटर वाइज देख लेते हैं। कह रहा है कि शुंग वंश के संस्थापक ये पुष्यमित्र शुंग था। दोस्तों ये पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है कि वह शासक जिसकी जीवनी का उल्लेख प्रसिद्ध पुस्तक जो है गाथा सप्तशती में मिलता है, तो वो है सातवाहन राजा हाल का। सातवाहन राजा हाल की जीवनी का जो उल्लेख प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती में मिलता है। अगला है सातवाहन शासकों ने तांबे व कांसे के अलावा और कौन से सिक्के चलाए, तो सातवाहन शासकों ने तांबे और कांसे के अलावा दोस्तों सीसा और प्रोटीन के भी सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो विदेशी शासक जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर राजाओं के चित्र और तिथि लेखन की प्रथा की शुरुआत की, तो वो दोस्तों है हिंद यूनानी शासक। हिंद यूनानी शासकों ने राजाओं के चित्र व तिथि लेखन की प्रथा की शुरुआत की। अगला है कुषाणों की एक राजधानी पेशावर, जिसे पुरुषपुर के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरी राजधानी थी वो अभी हम लोगों ने देखा, तो दूसरी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। आगे हम लोग देखते हैं कि इतिहास में कनिष्क का नाम मुख्यतः दो कारणों से प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि उसने पहला उसने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया यानी चलाया, इसलिए प्रसिद्ध है। और दूसरा कारण यह है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया, इसलिए दोस्तों कनिष्क का नाम जो है प्रसिद्ध हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री जो थे वो चरक थे। प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री चरक थे जो कि कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो उपाध्यक्ष था वो दोस्तों अश्वघोष था। अगला है कनिष्क का जो मंत्री था वह मथुरा था। और अगला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्र थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अगला है हम लोग देखते हैं कि संगम कविताओं में मोबेंदर एक तमिल शब्द है की चर्चा मिलती है, और जिसका अर्थ होता है मोबेंदर का अर्थ होता है तीन मुखिया। मोबेंदर का अर्थ होता है तीन मुखिया। क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला जो शासक थे वो दोस्तों कुषाण था। सबसे अधिक सोने का सिक्के जारी करने वाला जो शासक है वह कुषाण शासक थे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि कालिदास किसके शासन काल में थे। कई बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कालिदास जो है उनके शासन काल से संबंधित थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही कालिदास रहते थे। अगला है कि सेल्यूकस ने, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था, तो ये हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो ये दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कवि बाण जो निवासी थे, बाणभट्ट जो निवासी थे, ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, तो ये लकड़ी का बना था। अगला पॉइंट है कि उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो किसके द्वारा जारी किया गया? कुषाणों के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज था वो शातवाहन का था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईस्वी से, और विक्रम संवत प्रारंभ होता है 57 ईसा पूर्व से। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कनिष्क के सारनाथ जो बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है वो 81 ईस्वी सन की है। और बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ध्यान रखिएगा, ये सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार कराया था वो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में कौन सा कैलेंडर जो है वो दुनिया भर में सर्वमान्य है, तो ये दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो पूरी दुनिया भर में सर्वमान्य है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, लास्ट पॉइंट कह रहा है कि शक वर्ष जो संवत का प्रथम माह होता है
वो दोस्तों चैत होता है। शक वर्ष संवत का अंतिम माह होता है वो फाल्गुन होता है। और काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो ये मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव वो पश्चिम भारत पर भी था। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत पर भी था। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा कि शुंग वंश के बाद अगर देखा जाए किस वंश ने भारत पर राज किया, तो शुंग वंश के बाद कण्वा या कण्व वंश ने जो है भारत पर शासन किया। और अगला पॉइंट है हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि दक्षिण भारत में काली मिर्च का व्यापार रोमन साम्राज्य से किया जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च इतनी प्रिय थी कि वहां इसे कहा जाता था काला सोना के नाम से इसे जाना जाता था, यानी प्रसिद्ध था काला सोना के नाम से। अगला है कि एक शिल्पकारों का जो समूह है या संघ वो क्या होता है? वो श्रेणी के नाम से जाना जाता है। रेशम बनाने की कला की खोज हुई थी लगभग 7000 साल पहले। और नेक्स्ट पॉइंट है कि संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा। जो साहित्यकारों की सभा है, साहित्यकारों की सभा यानी बहुत से जो साहित्यकार हैं फेमस उनको ला करके एक मंच पर रखना ये संगम कहलाता है। सॉरी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एक प्रसिद्ध जो पत्तन है बंदरगाह था, वो कौन सा प्रसिद्ध पत्तन बंदरगाह था? वो था अरकामेडू। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व वह शासक जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे वो थे कुशाल थे। अगला है कनिष्ठ के दरबारी जो चिकित्सक थे वो चरक थे। और वह विदेशी कला जिसका प्रभाव गंधार कला पर भी पड़ा तो वो दोस्तों था यूनानी। एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जो जार होता था वो एम्फोरा के नाम से जाना जाता था। और अगला जो पॉइंट है कह रहा है एम्फोरा हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम जो प्रसिद्ध था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है अभिज्ञान शकुंतलम। दोस्तों बहुत बार पूछी गई है पुस्तक। अभिज्ञान शकुंतलम लिखी गई थी तो ये कालिदास के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन वंश के शासकों की जो कार्यालयी भाषा थी, तो सातवाहन वंश की जो कार्यालयी भाषा यानी ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो दोस्तों प्राकृत थी। और शक विजेता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। और अगला है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो दोस्तों है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए वो था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए हेतु प्रसिद्ध था तो वो था दोस्तों चोल शासक। चोल शासक अपनी जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था जो कि दक्षिण भारत राज्य से संबंधित है चोल। और अगला है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है वो दोस्तों समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है ये समुद्रगुप्त के जो है शासन के बारे में सूचना देता है। तो ये दोस्तों रहा आपका जो है मौर्योत्तरकालीन भारत। तो इसमें जो है हमारा प्राचीन इतिहास का ये 9वां लेक्चर है और 2-3 लेक्चर में हमारा प्राचीन भारत इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन जो है एनसीईआरटी सार संग्रह हम लोग देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे जो है आधुनिक भारत। तो चूंकि चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है, सीरियल से चल रहा है, तो इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो छोड़ा गया हो, इसलिए एक तरफ से चल रहा है। तो आप लोग जो है इसे देखिए और चूंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि कोई भी टॉपिक छोड़ा ना जाए, कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें